हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आपको पता है अभी हमारा पार्ट 3 चल रहा है मैराथन का। तो बाकी सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होते हैं, यूजुअली लाइव ही होते हैं, बट दिस वन इज रिकॉर्डेड बिकॉज थोड़ा हेल्थ अच्छा नहीं है, तो मैंने 2 बार कोशिश किया रिकॉर्डेड लेने का, बट हो नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो फेमा और डीजीएफटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं कि आपके पास एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है वो आपका गुड्स एक्सपोर्ट के लिए यूज होता है, और सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म होता है जो कि आपका सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको वही चीज बोली गई है कि जो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है, वो आप यहाँ पर गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, एंड यहाँ पर आप इसको कस्टम्स को सबमिट करते हैं और एक्सचेंज कंट्रोल पर्पसेस से यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म की कि भाई सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म यहाँ पर जो है वो हमारा क्यों यूज होता है, तो देखो सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म स्पेशली इसलिए बनाया गया है क्योंकि माइट भी आप इंडिया में ही बैठे हो और यहाँ पर फॉरेन में किसी कंट्री को सर्विसेज अवेल करा रहे हो, ठीक है, आपने एक्सपोर्ट कर दिया अपना सॉफ्टवेयर, राइट। तो अब आपको जाना तो नहीं पड़ेगा, ये सारा काम आपका वर्चुअली ही हो जाएगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और याद रखना, हमारे पास एक नंबर होता है, कोड होता है बेसिकली, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो जब हम कोई भी इंपोर्ट्स या फिर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो हमारे पास में इस कोड का होना भी उतना ही जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हमें यहाँ पर बात की जा रही है, इसको आगे बताती हूँ, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म में भी हमारे पास में ना वेवर्स होते हैं। अब वेवर्स हमें कब मिलते हैं? ये बेसिकली हमें जब जरूरत नहीं है कि हम एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट करें। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब यहाँ पर पर्सनल इफेक्ट्स जो है, ठीक है, पर्सनल बिलोंगिंग्स किसी भी ट्रैवलर की, वो एक्सपोर्ट की जा रही है। एयरक्राफ्ट इंजन जो है उनको अगर हम रिपेयर के लिए बाहर भेजते हैं और फिर उन्हें अगर हम रिपोर्ट कर लें 6 महीने के अंदर अंदर, तो भी हमें एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ 9 मंथ्स दे रखा है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर बन जाता है। इसके अलावा जो ट्रेड सैंपल्स होते हैं और जो पब्लिसिटी मटेरियल है, अब कोई भी बिजनेस है उनको अपने सैंपल्स भेजने पड़ते हैं या फिर पब्लिसिटी मटेरियल भेजना पड़ता है। तो ऐसे में आप भी जानते हैं कि आपको कोई पेमेंट तो नहीं की जाती है, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, फॉरेन एक्सचेंज आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा। इसीलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें किसी भी तरह का बेसिकली यहाँ पर एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल नहीं करना। अगर कोई गुड्स है, ठीक है, अब 2 कंडीशन हो सकती हैं। हमने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट की थी जो कि डिफेक्टिव थी या फिर रिपेयर के लिए हमारे पास आई और कोई भी फॉरेक्स ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, फिर हम उन्हें दोबारा से हमने इंपोर्ट किया एक बार, फिर री एक्सपोर्ट कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में, या फिर हमने कुछ सामान खरीदा था और वो हमें एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है दोबारा से, उसमें कुछ हमें रिपेयर कराना है, तो दोनों ही सिचुएशंस में भी हम क्या देखते हैं कि हमें किसी भी तरह का एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा और क्या कंडीशंस होती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको गिफ्ट भेजना है किसी को, तो 5 लाख रुपए तक का अगर गिफ्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म की नीड नहीं होती है। फिर कब होती है एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन की नीड? देखो, यहाँ पर मान लो आपका गिफ्ट जो है उसका वैल्यू 6 लाख, 7 लाख, 5.5 लाख रुपए भी है, तो आपको एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या कंडीशंस है? अगर मान लो यहाँ पर शिप स्टोर कर रहे हैं आप, तो ट्रांसशिपमेंट में आपके कार्गो के गुड्स जो आपने भेजी हैं, ठीक है, उन सभी चीजों में हम क्या करते हैं, उन सभी चीजों में हम यहाँ पर एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म से वेवर ले लेते हैं। अब मान लो गवर्नमेंट की सर्विसेज है, जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड आप सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो, मिलिट्री ले लो, आर्मी नेवल फोर्स ले लो, ठीक है, इसके अलावा ऑथराइज्ड ऑफिसर्स, अगर ये लोग यहाँ पर कुछ भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनको एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा मान लो कोई एयरक्राफ्ट है जिसको यहाँ पर रिपेयर कराया जाएगा। अब वो रिपेयर में प्रॉब्लम ये है कि वो री इम्पोर्ट जो है, अगर केवल आपका 9 महीने के अंदर हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर आपको क्या कर, सॉरी 6 महीने के अंदर, अदरवाइज अगर री इम्पोर्ट में आपको टाइम लग रहा है तो आपको एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, आई होप ये कंडीशंस आपको याद हो गई होंगी। इसके अलावा कोई भी ऐसी गुड्स हैं जो कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपने इंपोर्ट की हैं और री एक्सपोर्ट करोगे उनको, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होगा, आपको एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो वहां से वेवर मिल जाता है, ठीक है। एक कंडीशन इसके लिए देख लेते हैं। अच्छा, अब मान लो गुड्स है, आपने यहाँ पर कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, वहां से ये गुड्स आपकी री एक्सपोर्ट हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको क्या नहीं करना है, आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म से वेवर मिल जाता है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ईएसटीपीज, एसटीपीज या फिर एफटीजीज आप क्या जाते हैं, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का यहाँ एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरना, ठीक है। अब इसमें आपका क्या क्या हो सकता है कि भाई कोई डिफेक्टिव इंपोर्टेड गुड्स थी, वो रिप्लेसमेंट के लिए आई है, या फिर गुड्स आपने लोन बेसिस पर इंपोर्ट की है, या गुड्स आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इंपोर्ट हुई है क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन देखा गया था, ठीक है। अगर रिप्लेसमेंट हो रही है गुड्स की तो यहाँ पर फ्री ऑफ चार्ज होनी चाहिए रिप्लेसमेंट। देन ऑल्सो यहाँ पर आपको कोई भी एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरना है। मान लो कोई पूरा का पूरा सामान ही खराब आ गया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट करवानी पड़ेगी। तो जब आप रिप्लेसमेंट करा रहे हो तो ऐसे में भी आपको इस तरह का कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना होगा, ठीक। चलो, इसके अलावा और क्या हो सकता है, कोई भी गुड्स है जो कि आपने एक्सपोर्ट की है, भाई हमारे पास इंपोर्ट में डिफेक्टिव गुड्स है, वो हमने रिपेयर के लिए भेज दी है, तो ऐसे में हमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है हमारे ऑथराइज्ड डीलर का, या फिर कंफर्मेशन यहाँ पर आ रही है हमें ऑफ नो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आपका नहीं हुआ तो भी। आरबीआई ने अगर यहाँ पर कोई भी आपके एक्सपोर्ट्स है जिन्हें परमिट किया है, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन या सब्जेक्ट बेसिस, तो वो भी आपका इसके अंदर इंक्लूड होगा। अब फेमा की गाइडलाइंस के अंदर स्टैंडर्ड टाइम लिमिट क्या है जिसके अंदर किसी भी एक्सपोर्ट को, देखो कोई भी आपने एक्सपोर्ट किया, बिल बना, वो बिल से जो आपको अमाउंट रिसीव होनी है उसी को बोलते हैं रियलाइजेशन। तो वो जो एक्सपोर्ट है आपका है वो यहाँ पर एक्सपोर्टर रियलाइज करेगा और रिपार्टिएट करेगा पूरी की पूरी वैल्यू, ठीक है, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे सर्विसेज की, या फिर आपके सॉफ्टवेयर की। तो वो आपको 9 महीने के अंदर अंदर 9 महीने में आपको पूरा पैसा मिल जाना चाहिए। अगर पूरा पैसा 9 महीने के अंदर नहीं मिलता है तो हमें फॉर्म ईटीएक्स भरना होता है। ईटीएक्स मतलब एक्सटेंशन, ठीक है। तो एक्सटेंशन में हम क्या लेते हैं कि भाई देखो हो सकता है हमारा इंपोर्टर टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दो। अब ये एक्सटेंशन के लिए भी यहाँ पर कुछ कंडीशंस लग जाती हैं जो कि हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको ये जो एप्लीकेशन है ये ऑथराइज्ड डीलर बैंक को दी जाएगी। ऑल्सो यहाँ पर अगर वेयर हाउसिंग आपकी अब्रॉड हो रही है, ठीक है, आरबीआई के अप्रूवल से, तो रियलाइजेशन आपको 9 महीने की जगह 15 महीने में भी करवा सकते हो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक एक्सेप्टेबल मेथड नहीं है ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, जो पैसा आपको मिलेगा उनमें से कौन सा एक मेथड नहीं है जो आप फॉलो कर सकते हो। या तो आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में ही सीधे के सीधे पैसा आ जाए, ठीक है, आपका अकाउंट एसबीआई के साथ में है, एसबीआई का अकाउंट सिटी बैंक में है तो सिटी बैंक में आपने पैसा रिसीव कर लिया, कर सकते हो। यहाँ पर ट्रैवलर्स चेक के थ्रू आपको पैसा मिल जाए, ऑफ कोर्स मिल सकता है। क्रिप्टो करेंसी से यहाँ पर अलाउड नहीं है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में एक लीगल टेंडर नहीं है, इलीगल टेंडर भी नहीं है, लीगल टेंडर भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड जो है उनको यूज कर भी रेमिटेंस किया जा सकता है जब कोई एक्सपोर्टर जो है वो ओवरसीज विजिट कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एशियन क्लियरिंग यूनियन से रिलेटेड है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एक्सपोर्ट प्रोसीड जो आपको हो रही है फ्रॉम मेंबर कंट्रीज ऑफ एशियन क्लियरिंग यूनियन, तो वो आपकी किस करेंसी में सेटल होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एयू जो आपका एशियन क्लियरिंग यूनियन है, ठीक है, वहां पर जो भी मेंबर कंट्रीज हैं अगर आप उनके साथ ट्रेड कर रहे हो तो वहां पर आपको यूरोज मिल जाते हैं, डॉलर्स मिल जाते हैं और येन मिल जाते हैं, जापानीज येन, ठीक है। तो आप इन तीनों में आराम से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन होना चाहिए, मेंबर कंट्रीज के साथ में आपकी सेटलमेंट हो रही होनी चाहिए। इसके अलावा क्या और कोई करेंसी अलाउड है, ऑफकोर्स यहाँ पर फॉरेन करेंसीज जो कि आपकी फ्रीली कन्वर्टेबल होती हैं वो अलाउ की जाती हैं, लेकिन मेजरली अगर आप एशियन कॉर्पोरेशन यूनियन के एशियन क्लियरिंग यूनियन के थ्रू
यहाँ पर अपना ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पर बोला जाता है कि आपको यही 3 करेंसीज यूज करनी है। बट ये सिचुएशन और ये कंडीशन हमारे नेपाल के साथ में नहीं जाती है। नेपाल का इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है, ये आपको पता ही है। ऑल्सो यहाँ पर इंडियन जो करेंसीज है, ठीक है, जैसे रुपीज जो है इंडिया का, वो उसमें भी नेपाल के साथ में आप सेटलमेंट कर सकते हो। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी के रिगार्डिंग है कि जो नेपाल है वो मेंबर है एसीयू का, ठीक है, और जो एक्सपोर्ट सेटलमेंट है नेपाल के लिए वो आपकी कैसे हो सकती है, वो बेसिकली आपकी एसीयू मैकेनिज्म से एग्जाम्प्टेड है और आप सेटलमेंट रुपीज में कर सकते हो, ठीक। यहाँ थोड़ा भाई भाई वाला रिश्ता हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर फेमा गाइडलाइंस कैन एन एक्सपोर्टर रिसीव एक्सपोर्ट प्रोसीड्स फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। तो क्या कोई एक्सपोर्टर जो है वो यहाँ पर पैसा किसी थर्ड पार्टी से ले सकता है? अब मान लो एक बायर है, बायर ने सारा सामान खरीदा था यहाँ पर एजेंट के थ्रू, अब एजेंट से भी तो पैसा ले सकता है ना वो, ये ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्राइपार्टाइट आपकी एग्रीमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आरबीआई ने कुछ डॉक्यूमेंटेशन फ्रेमवर्क बता रखा है कि जिसके अंडर यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये सब्जेक्ट टू आरबीआई गाइडलाइंस। अगर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आपको यहाँ पर म्यांमार के थ्रू हो रही हैं, तो पूछ रहे हैं कि किसके थ्रू हो सकती है, तो कोई भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी हो सकती है इन एडिशन टू एसीयू मैकेनिज्म, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन एजेंसी कमीशन बी रेमिटेड और डिडक्टेड। अगर एजेंसी का कमीशन है, अब थर्ड पार्टी जो ब्रोकर्स या एजेंट्स होते हैं वो भी तो अपना कमीशन लेंगे ना, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो आपको कैसे मिल सकता है, आप कैसे कर सकते हैं। तो देखो, या तो आप अपनी इनवॉइस में ही, ठीक है, थोड़ा कम अमाउंट लोगे। अब ऐसा कब कर सकते हो, जब आपने एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म में ये बात बता रखी हो, या फिर अगर आप बताना भूल गए या किसी वजह से तब ये बात डिसाइड नहीं हुई, तो आपको एक वैलिड रीजन और एक वैलिड एग्रीमेंट जो है वो अपने ऑथराइज डीलर बैंक को देनी होगी और उनसे परमिशन लेकर आप ऐसा कर सकते हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एजेंसीज को कुछ भी जो कमीशन है वो रेमिट या डिडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू, यहाँ पर किसी केस स्टडी से रिलेटेड है कि भाई एक एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल्स के और 4 साल का इनका क्लीन एक्सपोर्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, 4 साल में इनका सब कुछ अच्छा चल रहा है और ये इनवॉइस वैल्यू जो है उसको 40% से कम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट शिपमेंट इन्होंने देखा कि कुछ डिफेक्ट्स थे जो कि बायर ने इन्हें इन्फॉर्म किया। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सपोर्टर जो है वो तो कॉन्शियल लिस्ट में थे नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। अब एक्सपोर्ट बिल जो है वो ऑलरेडी रियलाइज हो चुका है, तो एक्सपोर्टर का जो एवरेज है एनुअल टर्नओवर इन लास्ट 3 इयर्स वो 20 करोड़ रुपए का है और आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट बिल्स जो है वो 50 लाख रुपए के हैं। तो एक ऑथराइज कैटेगरी 1 बैंक से पूछ रहे हैं कि क्या आप ऐसा अलाउ करोगे इनवॉइस रिडक्शन। तो देखो, यूजुअली 25% तक आपको कोई परमिशन नहीं लेनी है, लेकिन अगर 25% से ज्यादा का करना है तो AD1 बैंक से आपको पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वो परमिशन आपको कब देते हैं, वो आपको परमिशन तभी देते हैं जब यहाँ पर आपका मतलब आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में 3 साल से हो, इसके अलावा आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ऑल्सो जो एवरेज टर्नओवर जैसे यहाँ पर 20 करोड़ था, इसका 5% जो है, ठीक है, वो यहाँ पर आपका 5% या उससे कम का आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट बिल होना चाहिए। तो यहाँ पर तो वो आपका केवल 50 लाख रुपए का है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बोला है कि आप ये ट्रांजेक्शन अलाउ कर दोगे, ठीक। चलो, as an exporter received full payment in foreign currency for a consignment of pharmaceuticals आपने भेजे थे, पूरा का पूरा पैसा आपके पास में फॉरेन करेंसी में आ रहा है, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर जिस कंट्री के साथ में आपने ट्रेड किया था उस कंट्री में इंपोर्ट बैन्स लगे हुए हैं, इंपोर्ट बैन लगने की वजह से पूरा का पूरा कंसाइनमेंट आपको वापस मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपसे सवाल किया जा रहा है कि आप बताइए, जब एक्सपोर्टर को यहाँ पर एक रिफंड ऑफ प्रोसीड्स की जरूरत है थ्रू द सेम एडी, तो क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होगा कि भाई परमिट जो हम करेंगे, जो एडी कैटेगरी 1 बैंक इसको परमिशन दे रहा है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा। तो आपको डीजीएफटी या कस्टम से एक तो ये डॉक्यूमेंट लेना होता है
कि भाई ठीक है, यहाँ पर जो भी एक्सपोर्ट हुआ था इसमें हमने किसी भी तरह के इंसेंटिव्स नहीं प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपको एक अंडरटेकिंग साइन करनी है कि जो गुड्स है वो आपके पास 3 महीने के अंदर अंदर आ जाएंगे। फिर ये बोल रहे हैं रिटन परमिशन होनी चाहिए ओवरसीज बायर से, तो इस रिटन परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी अंडरटेकिंग दे रहे हो। और यहाँ पर आपको एविडेंस प्रोवाइड करना है कि भाई या तो यहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है या क्वालिटी इशू हो रहा है, जिसकी वजह से ये गुड्स जो है ये इंडिया में वापस आ रहे हैं, या आपके एक्सपोर्टर ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है और ये री इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ किस चीज की जरूरत नहीं है, रिटन बायर परमिशन की जरूरत नहीं है। एक ऐसी सी एक्सपोर्टर है जो कि यहाँ पर 100 करोड़ का इनका रियलाइज्ड एक्सपोर्ट है इन द लास्ट कैलेंडर ईयर। 100 करोड़ इनको पैसा बेसिकली मिल चुका है लास्ट कैलेंडर ईयर में, और यहाँ पर ये 8 करोड़ रुपए जो है वो राइट ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर दिख रहा है कि बायर की बैंकरप्सी हो गई है। तो ये पूछ रहे हैं कि ऑथराइज्ड डीलर यहाँ पर जो है वो क्या एक्शन ले सकते हैं। तो ऑथराइज्ड डीलर्स जो होते हैं वो आपको बोलते हैं कि आप कितना भी अमाउंट यहाँ पर, ठीक है, बिना किसी लिमिट के क्या कर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो, अगर आपका जो बायर है वो क्या हो रहे हैं, वो यहाँ पर बैंकरप्ट हो गए हैं। देखो, अगर कोई बायर है, किसी ने आपसे सामान खरीदा, वो बैंकरप्ट हो गए, उनके पास पैसा ही नहीं बचा देने के लिए, अब आप राइट ऑफ नहीं भी करोगे तो भी ऐसा तो नहीं है ना कि वहां से पैसा मिल जाएगा। हाँ, आप हो सकता है वो बाद में कुछ और कंडीशन उनकी अच्छी हो जाए, वो आपको पैसा दे दें, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ऑथराइज्ड डीलर बैंक जो है वो आपसे मना नहीं करेंगे कि आप ऐसा मत करो, ठीक। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्सपोर्टर के पास एक्सपोर्ट बिल्स हैं जो कि पेंडिंग है फॉर रियलाइजेशन बियॉन्ड 1 ईयर, ठीक। और यहाँ पर वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं। टोटल पेंडिंग बिल्स उनके 1.5 मिलियन है, जबकि जो एवरेज एक्सपोर्ट रियलाइजेशन है लास्ट 3 इयर्स में वो $18 मिलियन का है। क्या ऑथराइज कैटेगरी 1 बैंक अलाउ करेंगे एक्सटेंशन बियॉन्ड 12 मंथ्स? तो देखो, आपको ऑथराइज डीलर बैंक्स जो होते हैं वो 1 साल से ज्यादा का एक्सटेंशन तभी यहाँ पर अलाउ करते हैं जब आपके जो पेंडिंग बिल्स हैं जिन पर आपको अमाउंट मिलनी है वो या तो कम हो या तो बराबर हो $1 मिलियन के, या फिर आपका जो यहाँ पर 3 साल का एवरेज था, 3 साल का एवरेज कितना है, 18 मिलियन था, ठीक है, और यहाँ पर उसका 10% दैट इज 1.8 मिलियन। इन दोनों में जो भी हाई होगा, इन दोनों में हाई क्या है, 1.8 मिलियन हाई है, जबकि हमारा बिल कितना बना है, 1.5 मिलियन का बना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स इनको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक इंडियन सॉफ्टवेयर है जो कि इन्होंने यहाँ पर एक्सपोर्टर है, इन्होंने कितना अमाउंट का सॉफ्टवेयर को अभी एक्सपोर्ट करा है, 5 लाख रुपए तक का, डॉलर्स का सॉरी। और ये जो अमाउंट है वो इनके एक्सचेंज अर्नर फॉरेन अकाउंट में, फॉरेन करेंसी अकाउंट में आ रहा है। अब इसमें से इन्होंने $3 लाख का हिस्सा जो है यूटिलाइज कर लिया। अब पूछ रहे हैं जो रिमेनिंग बैलेंस है इसका क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए ईईएफसी में जो अमाउंट आपको मिली है, ठीक है, वो जैसे इस मंथ मिली मान लो, तो नेक्स्ट मंथ आपको क्या करनी है, नेक्स्ट मंथ आपको जो उसका लास्ट वर्किंग डे है तब तक उस अमाउंट को फॉरेन करेंसी से रुपी में कन्वर्ट करवा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में ये अमाउंट आया था 10 अप्रैल को, तो 31 मई तक आपको इसे रुपीज में कन्वर्ट कराना होगा। तो जो बचा हुआ यहाँ पर $2 लाख है उसको इन्हें कन्वर्ट कराना है रुपीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यहाँ पर डायरेक्टली आप अवेल नहीं कर सकते हो एज एन ईडीएफ वेवर विदाउट रिक्वायरिंग आरबीआई अप्रूवल। तो ईडीएफ वेवर में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, 5 लाख तक का गिफ्ट यहाँ पर था, तो यहाँ पर आप इसमें आपका ए जो है वो बन जाएगा कि भाई 5 लाख तक के गिफ्ट आप यहाँ पर अलाउ नहीं है। फिर दूसरा बोल रहे हैं कोई भी फार्मा एक्सपोर्टर है जो कि वेवर चाहते हैं फॉर टेस्ट सैंपल्स अमाउंटिंग 8% ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज, जबकि ईडीएफ वेवर में आपको 8% तक अलाउड है, तो ऑफकोर्स 8% तक है तो 7 भी आपका होगा अलाउड, तो बी आपका इनकरेक्ट हो गया। सी आपका क्यों यहाँ पर है, सी बोल रहे हैं कि री एक्सपोर्ट कर रहे हो डिफेक्टिव मशीनरी इंपोर्टेड फॉर कोलैबोरेशन। तो यहाँ पर कोई ऐसी मशीनरी आई थी जिसको आपको री एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा ना कि सी।
ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, वो अगर ईडीएफ वेवर लेना चाहते हैं ऑफ 30 लाख रुपीज फॉर ट्रेड फेयर, ठीक है, तो वो भी आपको क्या करेंगे, वो भी आपको अलाउड होगा। तो एक बार जल्दी से फटाफट से मैं आपको दिखा देती हूँ कि ईडीएफ वेवर जो है वो हमें कब कब अलाउ होता है, ताकि यहाँ पर आने वाले कोई भी केस स्टडीज आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो एक सेकंड रुकना, बस मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास है ट्रेड सैंपल्स, फिर गिफ्ट्स जो कि आपकी यहाँ पर वैल्यू 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, गुड्स जो भी आपने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट री एक्सपोर्ट बेसिस पर इंपोर्ट किए हैं, गुड्स जो आपने रिपेयर्स या फिर रिप्लेसमेंट के लिए भेजे हैं और री इम्पोर्ट किए हैं, गुड्स जो आपने टेस्टिंग पर्पसेस से यहाँ पर भेजे हैं और यहाँ पर आपकी इंटेंशन है री इम्पोर्ट करने की। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो अगर री एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेक्टिव गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन सप्लायर्स एंड कोलैबोरेटर्स, ट्रेड फेयर्स या एग्जीबिशन पर्पसेस आपके हो गए। स्टेटस होल्डर्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेट्स अप टू 2% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटस होल्डर्स है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो केवल और केवल वेवर अपनी 2% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट जो है वो अवेल कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर्स। एक्सपोर्टर्स अगर जेम्स, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल्स, सॉरी गोल्ड्स या प्रीशियस स्टोन सेक्टर में है तो यहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक का या फिर जो उनका एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन है उसका 2% वैल्यू, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर्स। फार्मा कंपनीज हैं तो 8% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर्स। एंड अदर कैटेगरीज में आपका एक्सपोर्टर्स को आरबीआई को अप्रोच करना होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आपके जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड। तो हमने जेम्स एंड ज्वेलरी में क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखा था कि आपको 1 करोड़ रुपए या फिर 2% ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन आपके 3 साल पहले तक का, ठीक है। तो एक जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्टर ने एवरेज एक्सपोर्ट 40 करोड़ रुपए पर ईयर का यहाँ पर रियलाइज करा है ड्यूरिंग द लास्ट 3 लाइसेंसिंग ईयर्स। अब ये ईडीएफ वेवर चाहते हैं 1.5 करोड़ रुपीस के गोल्ड का, जो कि इन्होंने दुबई भेजा है फॉर एन एग्जीबिशन। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वेवर दे कैन अवेल विदाउट आरबीआई अप्रूवल। तो यहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल वेवर जो है वो आप कैसे अवेल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 1 करोड़ रुपए तक का डायरेक्टली बोला गया है, राइट, तो वो आप अवेल कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, देखो इन्होंने आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन बता रखा है कि 2% आपके एवरेज एक्सपोर्ट्स का भी ले सकते हैं जो कि आपका 80 लाख है। तो यहाँ पर लोअर ऑफ 1 करोड़ एंड 80 लाख इज 80 लाख, तो यहाँ पर आप 1.5 करोड़ का अप्रूवल तो ले ही नहीं सकते हो, विच एवर इज लोअर, लोअर आपसे बोला है तो 80 लाख तक का होगा, 1 करोड़ भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आरबीआई की सेट ऑफ गाइडलाइंस जो है एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स के लिए एंड इंपोर्ट पेबल्स के लिए उनको वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पर आरबीआई जो है, ठीक है, वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस। आपको इसमें बताना है कि जो आरबीआई की सेट ऑफ गाइडलाइंस है इनमें कौन सा वायलेट हो रहा है। तो सेट ऑफ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक्सपोर्टर्स जो है, ठीक है, वो इंपोर्ट बिल्स को और एक्सपोर्ट बिल्स को सेट ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका एफटीपी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें जिस भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस आपकी लगाई गई हैं या जो भी रेगुलेशंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, फिर जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं और जो आपके इंपोर्ट लेग्स हैं ये यहाँ पर सेम कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए। सेट ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स करने के लिए अगर यहाँ पर आपकी जो वो है इंपोर्ट पेबल सर्विसेज वो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुड्स आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट की और सर्विसेज इंपोर्ट कर ली या फिर सर्विसेज एक्सपोर्ट की और गुड्स इंपोर्ट कर ली, इस तरह का सेट ऑफ नहीं अलाउड होगा। ओवरसीज बायर्स और सप्लायर्स जो हैं वो यहाँ पर सेम होने चाहिए और कंसेंट यहाँ पर काउंटर पार्टी से भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है।
इसके अलावा ऑथराइज्ड डीलर बैंक जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पर सेटिस्फाइड होने चाहिए कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं या तो सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं सीएस से, ठीक है, तो वो आपके करेक्ट होने चाहिए। और ईडीएफ जो है वो आपका सिर्फ तभी रिलीज होगा जहां पर आपकी एंटायर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है वो एडजस्ट हो गई है। तो बेसिकली आपने एडजस्टमेंट्स करनी है और यहाँ पर आपसे पूछे कि कौन सी गाइडलाइन मैच नहीं कर रही। तो इंपोर्ट अगर आप सॉफ्टवेयर का कर रहे हो विच इज द सर्विस, और एक्सपोर्ट कर रहे हो गारमेंट्स का विच इज अगेन अ गुड्स, तो ये तो अलाउड था ही नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके बायर और सप्लायर जो है वो भी सेम होने चाहिए फॉरेन में, तभी आप अपने बिल्स को सेट ऑफ कर सकते हो। देखो क्या है सेट ऑफ में, मान लो ए ने बी से सामान भी खरीदा और ए ने बी को सामान बेचा, दोनों चीजें हुई, तो ऐसे में अब 50 लाख रुपए तक का सारा सामान खरीदा गया, 20 लाख का बेचा गया, तो 30 लाख रुपए और बचे, है ना। तो ये 30 लाख रुपए को ही हम सेट ऑफ करेंगे यहाँ पर, पेमेंट्स बाकी जो है वो हमारे एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सपोर्टर है जिनके पास में $1 मिलियन एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स है और 0.6 मिलियन इंपोर्ट पेबल्स है सेम ओवरसीज काउंटर पार्टी से। अभी आपकी पेंडिंग है 31 मार्च के लिए, तो यूनिट यहाँ पर नेट ऑफ करना चाहती है ऑन द बैलेंस शीट। तो अगर आप नेट ऑफ कर रहे हो अपनी बैलेंस शीट में तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो जो एक्सपोर्टर्स आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स में है, ठीक है, या तो वो कर सकते हैं या ये आपके गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए अलाउड होता है। नेटिंग आपकी जो भी है बैलेंस शीट की डेट, ठीक है, वो उसके ऊपर हो सकती है। और ईडीएफ आपका सिर्फ और सिर्फ तभी रिलीज होगा जब एंटायर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है वो आपकी एडजस्ट हो गई है। और ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स को यहाँ पर सेटिस्फाइड होना चाहिए कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो सही है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है कि भाई ये गुड्स और सर्विसेज भेजे गए थे वो भी आपको प्रोवाइड करना है। तो मैंडेटरी कंडीशन कौन सी नहीं होगी, पहला है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रांजेक्शन जो है वो डॉक्यूमेंटेड और एविडेंस होने चाहिए, ऑफ कोर्स होने चाहिए। ट्रांजेक्शन में आपका सेम ओवरसीज काउंटर पार्टी और इंडियन एंटिटी होनी चाहिए, सही बात है, ए और बी के बीच में हो सकता है, ए बी सी के बीच में नहीं हो सकता। ईडीएफ आपका तभी रिलीज होगा जब एडजस्टमेंट हो जाएगा पूरा का पूरा फुल एक्सपोर्ट प्रोसीड, ये भी बात सही है। अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई मस्ट बी ऑब्टेन्ड, ऐसा नहीं है, आरबीआई के अप्रूवल के बिना भी बात चल जाएगी, यही आरबीआई ने बोल रखा है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं मैसर्स ग्लोबल एक्सपोर्ट लिमिटेड जो है इनके पास में कंफर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर है 50 लाख का, जो कि कॉस्ट इंश्योरेंस प्राइस बेसिस पर आया है फॉर शिपमेंट बाय सी। अब कंपनी यहाँ पर प्री शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट लोन लेना चाहती है ताकि रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर पाए और गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। बैंक यहाँ पर देखता है कि भाई सीआईएफ वैल्यू जो है वो कैसी है और एफओबी वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट करता है बाय डिडक्टिंग 13.5% एज फ्राइट एंड इंश्योरेंस। अब ऑपरेटिंग साइकिल जो है एक्सपोर्टर की वो यहाँ पर 200 दिन है और बैंक यहाँ पर सैंक्शन करना चाहता है आपको पैकिंग क्रेडिट लोन। तो ये पूछ रहे हैं मैक्सिमम पीरियड कितना है जिसके लिए हम पैकिंग क्रेडिट लोन जो है वो सैंक्शन कर सकते हैं। तो देखो ये हमारे किसके अंडर आता है, एक्सपोर्ट फाइनेंस के अंडर आता है। प्री शिपमेंट फाइनेंस हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट जिसे हम पीसीएल या ईपीसी बोलते हैं और दूसरा होता है एडवांस अगेंस्ट गवर्नमेंट रिसीवेबल। तो यहाँ पर प्री सैंक्शन जब हमें करना होता है तो बैंक जो है, ठीक है, वो उसका कस्टमर होना चाहिए बोरोवर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड इनके पास में होना चाहिए जो डीजीएफटी प्रोवाइड करती है। नाम जो है वो आपका क्वेश्चन लिस्ट में नहीं आना चाहिए आरबीआई की, और स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट जो है उसके अंदर भी यहाँ पर आप नहीं होने चाहिए, ठीक है। केवाईसी गाइडलाइंस आपको पूरी की पूरी वो करनी होंगी, फॉलो करनी रहेंगी, तभी यहाँ पर आपको ये अलाउ किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल बातें हैं, जैसे कि हमारी भाई अगर हमें सैंक्शन करना है, ठीक है, लोन, तो हमें क्या क्या चीजें और देखनी रहेंगी। तो यहाँ पर जो टोटल पीरियड है, ठीक है, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर आना चाहिए। और जो क्वांटम है फाइनेंस का कि भाई कितना अमाउंट हमें यहाँ पर देना चाहिए, वो एफओबी वैल्यू जो है हमारी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एफओबी वैल्यू हम देखेंगे या तो ऑर्डर की, या फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ गुड्स पर। अब इनमें से जो भी कम होती है
उसी को हम लेकर चल रहे होते हैं। और जो एडवांस है यहाँ पर वो हम डिसबर्स नहीं करते हैं इनिशियल स्टेज पर हमारे फ्लाइट और इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट है वो CIF बेसिस पर है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर FOB वैल्यू जो है फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू उसको पर अराइव करेंगे, जिसमें कि हम 13 से 14% हमारी CIF वैल्यू का डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर हमें क्या देखना होता है कि जो डिस्पैच हुआ है वो यहाँ पर सी से होना चाहिए और 25% डिस्पैच हमारा एयर के थ्रू होना चाहिए। नॉर्मली जो हमारा टोटल पीरियड होता है इसका वो कितने दिन का होता है, 180 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और सिंक करना चाहिए हमारी ऑपरेटिंग साइकिल के साथ में। ऑल्सो यहाँ पर बैंक जो है वो 360 दिन तक का एक्सटेंशन भी दे सकते हैं अगर यहाँ पर जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर आपको 360 दिन से भी ज्यादा एक्सटेंशन चाहिए तो वो आपको नहीं मिल सकता। और रेट जो है आपका इंटरेस्ट का वो यहाँ पर MCLR से लिंक्ड होना चाहिए। जो बेंचमार्क रेट लेकर चलते हो वो आपका MCLR रेट होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, 180 डेज आपका है जो उसमें बैंक यहाँ पर सैंक्शन करेगा PCL। और यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड की अगर हम बात करें जिसमें हमारा एक्सटेंशन भी मिल सकता है, अगर अलोंग विद एक्सटेंशन पूछा जाता तो ये 360 दिन हो जाता। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। XYZ एक्सपोर्टर्स लिमिटेड हैं जिन्होंने एक पैकिंग क्रेडिट लोन लिया है 30 लाख का और एक्सपोर्ट ऑर्डर भी इनका सेम अमाउंट है, लेकिन जब गुड्स जब हमारी भेजी गई हैं वो देरी हो गई उसे भेजने में, लेट शिप की गई और एक्सपोर्टर रिसीव्ड पेमेंट फॉर अ डिफरेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर वर्थ 40 लाख। यहाँ पर जो आपको पेमेंट रिसीव हुई है वो दूसरे ऑर्डर के लिए मिली है जिसमें कि 40 लाख का वो ऑर्डर था और कोई भी पैकिंग क्रेडिट यहाँ पर अवेल नहीं किया गया। अब बैंक यहाँ पर लिक्विडेट करना चाहता है आउटस्टैंडिंग पैकिंग क्रेडिट को, तो क्या यहाँ पर बैंक ऐसा कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, वो आपसे पूछा गया है कि भाई हमने यहाँ पर जो है पैकिंग क्रेडिट आपको दे दिया, अब ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पर जो अमाउंट है वो नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर उसका पैसा नहीं आया। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में आपको जो रिलेटिव एक्सपोर्ट बिल्स होते हैं वो सबमिट करने होते हैं। तो प्रोसीड जो है फ्रॉम एनी अदर एक्सपोर्ट ऑर्डर विदाउट पैकिंग क्रेडिट कैन बी यूज्ड टू लिक्विडेट PCL। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप लिक्विडेशन कर सकते हैं अपने पैकिंग क्रेडिट का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ABC ट्रेडर्स है, इनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और यहाँ पर ये एक पैकिंग क्रेडिट लोन चाहते हैं अंडर रनिंग अकाउंट फैसिलिटी, जिसमें कि ये यहाँ पर कोई भी कंफर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट वो नहीं दे पा रहे हैं। बैंक इनके पास परफॉर्मेंस देखता है और अलाउ कर देता है कि ठीक है चलो आप यहाँ पर रनिंग अकाउंट फैसिलिटी के अंडर ये अकाउंट ले लो। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर रनिंग अकाउंट फैसिलिटी की तो ये यहाँ पर क्यों दी जाती है, ये यहाँ पर तभी दी जाती है जब हमारे बैंक जो है वो सेटिस्फाइड है कि भाई ये जो एक्सपोर्टर है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और ये केवल उन्हीं एक्सपोर्टर्स को मिल सकता है जिनका सच में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अच्छा, सभी केसेस में यहाँ पर अगर हम रनिंग अकाउंट फैसिलिटी दे रहे हैं प्री शिपमेंट क्रेडिट के लिए तो लेटर ऑफ क्रेडिट या फर्म ऑर्डर्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाने चाहिए रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर। ठीक है, अब वो जो टाइम पीरियड है वो बैंक की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना रहेगा। और यहाँ पर जो कमोडिटीज हैं उनके लिए हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल लेकर चलते हैं जहां पर हमारा जो बैंक है वो लेटर ऑफ क्रेडिट चाहता है। ठीक है, कि भाई हमें यहाँ पर एक लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाए और 1 महीने का टाइम दिया जाता है। यहाँ पर केवल और केवल कितना टाइम दिया जा रहा है आपको, यहाँ पर 1 महीने का टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा करेक्ट कंडीशन क्या है, तो एक्सपोर्टर को यहाँ पर सबमिट करना है एक्सपोर्ट ऑर्डर या LC विद इन अ रीजनेबल पीरियड सेट बाय बैंक को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैथर्स शक्ति एक्सपोर्ट जो है इन्होंने रिपोर्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट बिल्स जो है वो ड्रॉ किए हैं ऑन डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस फॉर शिपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स वर्थ 60 लाख। अब बैंक यहाँ पर डिस्काउंट करना चाहता है इन एक्सपोर्ट बिल्स को
एक्सपोर्टर को यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज चाहिए फॉर क्रेडिट रिस्क। तो आपसे पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर बैंक की अप्रोच क्या होनी चाहिए? बैंक विल परचेज द बिल्स एट साइट एंड डज नॉट रिक्वायर एनी इंश्योरेंस। बैंक will discount the bills and should ideally cover credit risk under ECGC's WTPS scheme। तो ये हमारा करेक्ट है। होल टर्नओवर पोस्ट शिपमेंट स्कीम जो है हमारे ECGC की, उसके अंडर बैंक जो है यहाँ पर यूजुअली क्रेडिट इंश्योरेंस ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बिल्स को डिस्काउंट कर देते हैं। एक्सपोर्टर को यहाँ पर एडवाइस दिया जाता है कि भाई आप बायर वाइज पॉलिसीज को परचेज करो और एप्लीकेबल होते हैं कुछ रिस्ट्रिक्टेड कवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसर्स ग्लोबल ट्रेडर्स जो है इन्होंने कुछ सबमिट की है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स अंडर एन इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या था? जिसको कोई भी पार्टी आपकी कैंसिल नहीं कर सकती है। लेकिन जो बिल ऑफ लीडिंग था वो ठीक से डेटेड नहीं था और पार्शियल शिपमेंट जो थी वो यहाँ पर बिना एलसी ऑथराइजेशन के कर दी गई। नेगोशिएटिंग बैंक को इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज मिली, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक क्या करेगा? बैंक इनको रिजेक्ट कर देगा, नेगोशिएट करेगा, इग्नोर करेगा या रिटर्न करेगा? बैंक जो है डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट करता है अगर यहाँ पर एक्सपोर्टर ने आइडेंटिफाई किया है, प्रोटेक्ट किया है बैंक को, ठीक है, या फिर यहाँ पर एलसी जो है लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसको इशू करने वाले बैंक से आप कंसेंट ले लेते हो। तो बैंक यहाँ पर सारी डॉक्यूमेंट्स को देखेगा कि भाई यहाँ पर यूसीपी 600 फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं तो नेगोशिएशन हो सकता है ओनली इफ आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हो बैंक को, ठीक है, और यहाँ पर एक्सप्लिसिटली कंसेंट लेना पड़ेगा आपको एलसी इशूइंग बैंक से। मैसर्स रिलायंस एक्सपोर्ट जो है इन्होंने एक प्रैक्टिस रखी है कि 8% अपने एक्सपोर्ट बिल अमाउंट को ये अनड्रॉल बैलेंस में रखते हैं ताकि यहाँ पर बायर के इंस्पेक्शन कर और क्वालिटी अप्रूवल के बाद में ही रियलाइज करेंगे, ठीक है। कितना अमाउंट हम तब तक नहीं लेंगे जब तक कि आपने यहाँ पर बता नहीं दिया कि भाई गुड्स वगैरह सब अच्छे से आ गई हैं। तो एक्सपोर्टर यहाँ पर बैंक को अप्रोच कर रहा है कि मुझे कुछ लोन चाहिए, एडवांस चाहिए अगेंस्ट दिस अनड्रॉन बैलेंस। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट रहेगा रिगार्डिंग एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंस? तो आपको पता होना चाहिए जो मैक्सिमम अमाउंट अलाउड होती है वो 10% तक होती है, ठीक है, ऑफ फुल एक्सपोर्ट वैल्यू विद एक्सपोर्टर्स अंडरटेकिंग एंड स्पेसिफिक मार्जिन। तो यहाँ पर आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अनड्रॉन बैलेंसेस जो होते हैं वो आपको 10% तक आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू के अलाउड होते हैं, जो कि नॉर्मल प्रैक्टिस है सर्टेन एक्सपोर्ट्स में। एक्सपोर्टर यहाँ पर अंडरटेकिंग देखते हैं कि भाई यहाँ पर हम प्रोसीड्स को सरेंडर करेंगे प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में जो भी पैसा हमें मिल रहा है, और एडवांस जो है वो हमें कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पर दे दो, मैक्सिमम 90 दिन के लिए ही चाहिए, जिसमें कि कुछ मार्जिन हम हमेशा होल्ड कर रखेंगे अपने पास, सारा पैसा एक साथ नहीं निकालेंगे। और बैंक जो है यहाँ पर डिलीजेंटली फॉलो अप लेते हैं फॉर रियलाइजेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक एक्सपोर्टर ने 90 दिन का यूसांस एक्सपोर्ट बिल जो है वो सबमिट किया है किसमें? जीबीपी मतलब पाउंड्स में टू द बैंक ऑन 1 जुलाई 2021। बैंक यहाँ पर एक कंसेशनल इंटरेस्ट रेट देता है फॉर द पोस्ट शिपमेंट एडवांस। कंसिडरिंग नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड आपको 25 डेज ही यूजुअली होता है और कोई ग्रेस पीरियड यहाँ पर नहीं दिया गया है। नॉशनल ड्यू डेट जो है वो आपकी क्या होगी एंड हाउ लॉन्ग विल द कंसेशनल इंटरेस्ट बी अलाउड? तो कंसेशनल इंटरेस्ट जो है वो आपको कब तक अलाउ किया जाएगा ये आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, आपको 1 जुलाई 2021 तक के लिए बोला गया है, ठीक है। इसमें आपके पास में कितना दिन का टाइम रहेगा? आपके पास में नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड जो है वो आपका है 25 दिन का, और यूसांस एक्सपोर्ट बिल जो है वो हमने यहाँ पर दिया है 90 दिन का, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप यहाँ पर 90 डेज को कैलकुलेट करोगे। तो कैसे होगा ये? यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई हमारा एनडीटी जो है डेट ऑफ हैंडलिंग प्लस यूसांस पीरियड प्लस एनटीपी प्लस ग्रेस पीरियड है, ठीक है। आपका जो डेट ऑफ हैंडलिंग है वो 1 जुलाई है। 1 जुलाई में 90 दिन ऐड करोगे, 90 दिन ऐड करने से आपके पास में ये आ जाएगा सितंबर तक। सितंबर तक आने के बाद में क्या करोगे? 29 सितंबर आ गया,
फिर इसमें 24 दिन और ऐड कर दोगे जो कि आपका 24 अक्टूबर हो जाएगा। और यहाँ पर 1-2 दिन का आपका हॉलीडेज और ये सारी चीजें मान लो तो हमारा ऑफिशियल एनडीडी जो है वो 23 अक्टूबर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम पूरा का पूरा टाइम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारा यूसांस पीरियड क्या है, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड और ग्रेस पीरियड है नहीं, बाकी यूसांस पीरियड हमारे पास में 90 दिन का है और इसमें 25 दिन का नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड होता ही है, उसे हम ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में भी केस स्टडी दे रखी है तो ऑफकोर्स ये थोड़ी सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बैंक है जिसने सैंक्शन किए हैं कुछ फॉलोइंग एक्सपोर्ट फाइनेंस लिमिट्स, किसको किए हैं, एक्सपोर्टर को, जिसमें कि ईपीसी पीसीएफसी आपका 20 करोड़ का है, एफबीपी और ईबीआरडी जो है वो आपका यहाँ पर 20 करोड़ का है, इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट आपका 5 करोड़ का है, फॉरेन बैंक नोट आपका जो है वो 30 करोड़ का है, बैंक गारंटी आपकी 0.05 करोड़ की है। अब कुछ स्टेटमेंट्स आपको प्रोवाइड की गई हैं सैंक्शन प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस फैसिलिटीज से रिलेटेड। तो आपको पूछ रहे हैं कि जो ड्राइंग, यहाँ पर आपको पहले कुछ बातें बताई हैं कि जो ड्राइंग है अंडर ईपीसी वो परमिटेड है ओनली अगेंस्ट कंफर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, जो कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं आपके पास में उसी के अंडर आप यहाँ पर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंसाइनमेंट जो है उनके थ्रू आप यहाँ पर बेसिकली पैकिंग क्रेडिट, सॉरी एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट जो है वो यहाँ पर उसके थ्रू आप यहाँ पर पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, और वो जो लिमिट है आपकी फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू आपकी लिमिटेड है 75% तक। ईपीसी और पीसीएफसी जो है वो आपके रीपेबल है अप टू 90 डेज और एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और एलसीज विच एवर इज अर्लियर। फिर आपको बोल रहे हैं कि जो ईपीसी है आपका, ठीक है, या फिर पीसीएफसी है उसको आप लिक्विडेट नहीं करते हैं एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, जो फैसिलिटी है उसको आप कैश क्रेडिट लिमिट में कन्वर्ट कर देते हैं विद नॉर्मल आरओआई, नॉर्मल आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चार्ज फ्रॉम डे 1। फिर इसके बाद बोल रहे हैं पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस जो है डिमांड बिल्स पर वो एक इंटरेस्ट रेट लेती है आपकी एमसीएलआर से, हमने अभी भी देखा था थोड़ी देर पहले कौन सा बेंचमार्क रेट लगता है, याद रखना इसको, जो कि पेबल है मंथली इंटरवल्स पर फॉर नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। एक्सपोर्ट बिल्स यहाँ पर बोल रहे हैं विद यूसांस प्रोसीडिंग्स 180 डेज आर एलिजिबल, ऑफ कोर्स एलिजिबल नहीं होंगे, यहाँ पर आपके 180 डेज से ज्यादा है तो यहाँ पर पोस्ट शिपमेंट में एलिजिबल नहीं होते हैं, 180 दिन तक है, इसके अलावा आपको एक्सटेंशन लेना पड़ता है 360 दिन तक के लिए। ठीक है, फिर बोल रहे हैं बिल्स जो आपने ड्रॉ किए हैं वो ऑन पार्टीज विद अर्लियर डिसऑनर्ड बिल्स आर नॉट एलिजिबल, जो बिल्स आपने पहले ही यहाँ पर, ठीक है, आपके डिसऑनर हो चुके हैं वो आप डिस्काउंटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो अनलेस कि आपके पास कोई ऐसा रीजन है कि भाई यहाँ पर हो सकता है आपको लग रहा है अब ये यहाँ पर हमारे बिल्स को ऑनर कर दिया जाएगा, जिस बायर थे पहले इंसॉल्वेंट हो गए थे अब कंडीशन अच्छी हो गई है, तो आपका एक ही स्टेटमेंट गलत होगा, वो है आपका 5th। ठीक है, तो बाकी स्टेटमेंट जो है वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। ड्रॉइंग्स जो हो रही हैं आपकी यहाँ पर एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट या फिर प्री शिपमेंट रिलेटेड वो आपकी अगेंस्ट कंफर्म्ड एक्सपोर्ट्स ही हो रही होती हैं, या फिर यहाँ पर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट्स प्रोवाइड करने होते हैं जिसमें की जो वैल्यू है वो आपकी 75% ऑफ फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू होनी चाहिए। ईपीसी आपका जो है वो आपको 90 दिन तक रिपेबल होता है और एक्सपायरी जब भी हो रही है आपके कॉन्ट्रैक्ट्स की। ईपीसी और पीसीएफसी जो है वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लिक्विडेट नहीं हो सकती है अगर इसको हम कैश क्रेडिट लिमिट में कन्वर्ट करा लेते हैं। अगर हमें यहाँ पर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की बात करें तो डिमांड बिल्स इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा एमसीएलआर से लिंक्ड होता है और मंथली पेबल होता है फॉर द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। स्टेटमेंट 5 आपकी इनकरेक्ट होगी, यहाँ पर 100 दिन से ज्यादा आपको एलिजिबल नहीं रखा जाता है एक्सपोर्ट बिल्स विद यूसांस पीरियड में। ठीक है, अभी एडिशनल नोट्स याद रखना कि हमारे पास जो बेंचमार्क रेट यूज करते हैं वो एमसीएलआर यूज करते हैं और जो भी स्प्रेड होता है और ये हमारा मंथली हमें पे करना है। पीसीएफसी रेट्स जो है वो हमारे टाइम ऑफ ड्रॉ डाउन के टाइम पर डिसाइड होते हैं बेस्ड ऑन कि कितना फंड अवेलेबल है। सिक्योरिटी और अदर कोवेनेंट्स जैसे इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, वो हमारे स्ट्रिक्टली स्टिपुलेट होने चाहिए ताकि रिस्क ना हो हमारे पास। फॉरेन करेंसी एक्सपोजर को हमें हैच कर चलना होगा।
बैंक्स जो है यूजुअली यहाँ पर सबमिट करते हैं इनलैंड एलसी और ये सब जो है, और स्मॉल लिमिट्स फॉर बैंक गारंटीज अगेंस्ट 100% कैश मार्जिन। अब गोल्ड कार्ड स्कीम की बात हो रही है फॉर एक्सपोर्टर्स एंड एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो आपको यहाँ पर कुछ कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं कि भाई गोल्ड कार्ड स्कीम जो है आपकी, उससे रिलेटेड आपको ये बातें जाननी जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? पहले स्टेटमेंट में आपसे पूछ रहे हैं कि जो गोल्ड कार्ड स्कीम है ये यहाँ पर फास्टर और सिंपल एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड करती है टू क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स। जो भी हमारे पास क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स होंगे उनको यहाँ पर ये जल्द से जल्द एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है, और इसमें आपके एमएसएमईज भी इंक्लूडेड होते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। एक्सपोर्टर्स जो ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं ईसीजीसी से और यहाँ पर ओवरड्यू बिल्स इनके 10% से ज्यादा हैं प्रीवियस ईयर्स के टर्नओवर से, उनको इनएलिजिबल रखते हैं गोल्ड कार्ड से। ऑफ कोर्स गोल्ड कार्ड स्कीम जो है बैंक्स में वेव कोलेट्रल्स एंड ईसीजीसी इंश्योरेंस नहीं, ऐसा नहीं है, बैंक ऐसा नहीं करती है। गोल्ड कार्ड होल्डर्स में भी ग्रांटेड इन प्रिंसिपल एक्सपोर्ट क्रेडिट। देखो गोल्ड कार्ड प्लेटिनम कार्ड ये सब किसको मिलते हैं? जिनकी यहाँ पर लिमिट्स अच्छी होती हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे होते हैं, तो बस वैसे ही यहाँ पर ये एक्सपोर्टर्स के लिए होती हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इन प्रिंसिपल एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिट जो है वो आपको 3 साल के लिए मिल जाती है और ऑटोमेटिक रिन्यूएबल्स का होता है। फिर बोल रहे हैं ये आपको लोएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट्स गारंटी कर रही है, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। फिर ये आपको बोल रहे हैं कि जो आपका ईडीपीएमएस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आपका बेसिकली ईडीपीएमएस प्लेटफॉर्म या आईडीपीएमएस प्लेटफॉर्म क्या करता है, जो भी आपके पास में मॉनिटरिंग हो रही है, ठीक है ना, पूरी की पूरी यहाँ पर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करता है, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, सारी चीजें ऑन टाइम यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है। तो ये बैंक्स को हेल्प करता है मॉनिटर करने में शिपिंग बिल्स को, डिलेड एक्सपोर्ट एडवांसेस को, यूटिलाइजेशन को और एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग बियॉन्ड स्टिपुलेटेड पीरियड की। भाई यहाँ पर जो आपका हमने लोन दिया था या जो फिर आपने जो भी पेमेंट की थी वो आपकी टाइम से ज्यादा टाइम लग गया है लेकिन अभी तक आपको पेमेंट नहीं मिली है, या फिर आपको जो हमने एडवांस दिया था वो आपने अभी यूज नहीं किया है, तो वो सारी चीजें ये ट्रैक करता है। फिर ये बोल रहे हैं बैंक यहाँ पर सबमिट करते हैं सेपरेट एक्सओएस रिपोर्ट्स इन एडिशन टू ईडीपीएमएस डेटा। नहीं, देखो जब से हमारे पास ईडीपीएमएस प्लेटफॉर्म आया है एक्सओएस रिपोर्ट्स की अब हमें कोई जरूरत नहीं रही है। तो हमारे पास में यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट्स गलत हो गए हैं? 5th हमारा गलत हो गया है और 3rd हमारा गलत हो गया और 7th हमारा गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वेवर और कोलेट्रल जो है वो हमारी कंसीडर केवल और केवल क्रेडिट वर्दीनेस और ट्रैक रिकॉर्ड पर की जाएगी, अदरवाइज नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ऑल्सो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारे क्या है, ज्यादा नहीं होते हैं जनरल एक्सपोर्ट क्रेडिट रेट से, लेकिन बैंक्स जो है वो यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल रेट्स देते हैं बट गारंटीड लोएस्ट रेट्स नहीं देते, ठीक है। और सेपरेट एक्सओएस रिपोर्टिंग जो है वो हमारी डिसकंटिन्यू हो गई है, अब हम ये सारी चीजें ईडीपीएमएस के थ्रू कर लेते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है इनिशियल और ऑनगोइंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंपोर्टर अंडर एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइंस। आपको बस इसमें यहाँ पर बताना है कि जो अभी हमारी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है वो कौन कौन सी चल रही है, ठीक है, किसी भी एक इंपोर्टर के लिए। तो पहला बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड होना चाहिए जो कि डीजीएफटी इशू करती है, करेक्ट बात है। इंश्योर करना चाहिए कि जो गुड्स इंपोर्टेड हैं वो यहाँ पर करेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर आती हैं, ठीक है, चलो ठीक है भाई। इसके अलावा जो भी आपकी इंपोर्ट रेमिटेंसेस हैं वो किसी ऑथराइज डीलर्स के थ्रू ही सबमिट करोगे और नेसेसरी लाइसेंस और अंडरटेकिंग्स भी आपको शो करनी चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें करेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑथराइज डीलर्स जो होते हैं वो यहाँ पर आपसे कुछ चीजें मांगेंगे, लाइसेंसेस वगैरह, अंडरटेकिंग्स देखेंगे, आपकी गुड्स आपकी एफटीपी के अकॉर्डिंग जानी चाहिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग, आईईसी नंबर आपके पास होना चाहिए जो डीजीएफटी ही आपको इशू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी चीजें हमारी करेक्ट हो जाती हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर रिगार्डिंग आपसे पूछा गया है एडवांस रेमिटेंसेस जो हमें मिल रहे हैं इंपोर्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब ऑफ कोर्स ऐसा भी होगा ना कि हम जब इंपोर्ट करना चाहते हैं कोई सामान तो हमें पहले से पैसा देना पड़ रहा है, तो कौन सी कंडीशन आपकी ट्रू है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले आपसे क्या बोल रहे हैं? पहले आपसे बोल रहे हैं कि जो एडवांस रेमिटेंसेस है वो आपके एज पर $200,000 होने चाहिए
जो कि आप किसी भी बैंक गारंटी के अंडर ले सकते हो। और ये ड्यू डिलीजेंस आपको कंप्लायंस देखना है कि भाई जो सप्लायर है, ठीक है, उनका ड्यू डिलीजेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पर जो भी अमाउंट आपको $2 लाख से ज्यादा देनी है, उसके लिए इनरिवोकेबल स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पर या फिर बैंक गारंटी होनी चाहिए फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंटरनेशनल इंडियन बैंक, जनरली मैंडेटरी except when a bank's board policy allows remittances up to $50,000 basically 50 lakh without guarantee। देखो ये बोल रहे हैं या तो आप 2 लाख रुपए तक का एडवांस जो है वो किसी भी बिना बैंक की गारंटी के भी कर सकते हो। बस यहाँ पर ध्यान रखो कि जो सप्लायर है वो यहाँ पर ड्यू डिलीजेंस फॉलो कर रहा, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा का सामान है आपका, तो कोई या तो लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए इररिवोकेबल टाइप का, या बैंक की गारंटी होनी चाहिए, या स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई बैंक है जिसकी बोर्ड पॉलिसी रेमिटांसेस अलाउ कर रही है 50 लाख तक बिना बैंक गारंटी के, वहां पर, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जो है क्या आपको ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं करनी, अदरवाइज करनी है, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और टाइमलाइंस जो हैं, ठीक है, वो हमारे पास में क्या होनी चाहिए जिसके अंडर इंपोर्टर्स और ऑथराइज्ड डीलर्स अडेयर करें अंडर द एक्सपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशंस। तो एक्सपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशंस हमें फॉलो करनी होती है, जिसमें कि इंपोर्टर्स को बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, जैसे आप पोर्ट पर सामान आया तो यहाँ पर आपको बिल ऑफ एंट्री मिलता है कि भाई ये सामान जो है वो रिसीव हो चुका है, और कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके बाद में कस्टम ड्यूटीज वगैरह आप पे कर देते हो तब। अंडर इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, ऐसे ही आपके पास में आईडीपीएमएस होता है, जहां पर अगर कोई इंपोर्ट हो रहा है तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपलोड की जाती है टाइम टू टाइम, ठीक है। विद इन 6 months ऑफ रेमिटांसेस, 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देनी है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगर आपने डिले करा है जेन्युइन रीजन से, तो ऑथराइज्ड डीलर जो है वो आपको 3 एडिशनल मंथ का टाइम दे देता है। 6 महीने तक तो आपको करना ही है, अदरवाइज 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया। और अगर आप फेलियर हो जाता है आपका कि भाई आपने ये डॉक्यूमेंट्स 3 महीने के अंदर अंदर नहीं भेजी है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑथराइज्ड डीलर्स जो होते हैं वो रिग्रेसली फॉलो अप लेते हैं फॉर अनदर 3 months। 6 महीने के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्स दे दो, नहीं दिए तो फॉलो अप लेते रहेंगे वो 3 महीने तक, और इसमें भी नहीं आए तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो 3 महीने का एक्सटेंशन दे देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है यहाँ होता है एक्सपोर्ट के लिए और ये होता है इंपोर्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आईडीपीएमएस आईटी बेस्ड सिस्टम है जो कि इंप्लीमेंट हुआ था अक्टूबर 2016 से, ये शायद 2014 से हुआ था, एक बार चेक कर लेना, वैसे ये 2014 में आया था, ताकि ये फैसिलिटेट कर पाए एफिशिएंट प्रोसेसिंग या मॉनिटरिंग हमारे इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस की। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई भी बिल्स वगैरह है वो ऑथराइज्ड डीलर बैंक को अपलोड करने हैं, सारी चीजें करनी है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर देते हैं कस्टम्स को, आरबीआई को, डीजीएफटी को और बैंक्स को किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पर, जहां से रियल टाइम डेटा हमें मिलता रहता है, ठीक है, और अपडेट होती रहती है बाय ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है फीचर्स जो है हमारे सप्लायर्स और बायर्स क्रेडिट के, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बायर्स जो सप्लाई क्रेडिट होता है, यहाँ क्या होगा कि हमने बायर को उधार दिया, ऐसे मान लो एग्जिम बैंक है, एग्जिम बैंक ने बोला बायर से मैं तुम्हें उधार देता हूँ, तुम मेरे एक्सपोर्टर से सामान ले लो। और एक होता है सप्लायर्स क्रेडिट की भाई सप्लायर जो है वो उधार पर सामान दे रहा है। तो ये बोल रहे हैं जो सप्लायर्स क्रेडिट है और जो बायर्स क्रेडिट है, इसमें मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट हमारी 50 मिलियन पर इंपोर्ट ट्रांजेक्शन होती है। एक बार में जो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो वो $50 मिलियन तक का ही आप ले सकते हो, और क्रेडिट पीरियड आपको 3 साल का मिलता है कैपिटल गुड्स के लिए, और 1 साल का या फिर ऑपरेटिंग साइकिल आपकी जो भी रहेगी नॉन कैपिटल गुड्स के लिए। बायर्स क्रेडिट जो है वो यहाँ पर इंपोर्टर अरेंज करते हैं फॉरेन बैंक से, जैसे एग्जिम बैंक है, एग्जिम बैंक दूसरी कंट्री के बायर से बोला कि ये तुम हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर से ले लो, है ना, तो ये फॉरेन बैंक हो गया ना उनके इंपोर्टर के लिए या बायर के लिए। अश्योरिंग इमीडिएट पेमेंट टू द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर को इमीडिएट पेमेंट मिल जाती है।
तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहे हैं अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स आपको रेस करनी है तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं होगा, हु इज नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर एक स्टार्टअप जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की है वो एलिजिबल होती है, एक कंपनी जो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज में एंगेज्ड है और यहाँ पर एक नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है ये भी अलाउड है, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर विद नो इक्विटी स्टेक इन इंडियन बोरोअर वो यहाँ पर अलाउ नहीं होते हैं, ए पोर्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन लॉ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इंडिविजुअल्स आर ओनली अलाउड एज लेंडर्स, ठीक है, ना कि एज इन्वेस्टर्स। अगर यहाँ पर इफ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर्स और सब्सक्राइबिंग टू बॉन्ड्स लिस्टेड अब्रॉड। देखो मान लो एक कंपनी है एबीसी, इसमें मिस्टर एक्स ने कुछ तो शेयर्स खरीद रखे हैं और ये मिस्टर एक्स जो है ये अब इस कंपनी को लोन दे रहे हैं तो ये यहाँ पर अलाउ किया जाता है, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। आगे समझ में। तो इस तरीके से दूसरा बोल रहे हैं कि यहाँ पर ईसीबी लैंडर्स जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या फिर आईओएस की कंप्लाइंट कंट्रीज जो हैं उनके यहाँ पर रेजिडेंट होने चाहिए। जो कंट्रीज एफएटीएफ या फिर आईओएस को गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं वो यहाँ पर अलाउ नहीं होती हैं। एफएटीएफ की पूरी एक लिस्ट जो है हर साल यूएस निकालता ही है, वो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी $40 एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के थ्रू यहाँ पर रेस करना चाहती है फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पसेस फ्रॉम इट्स फॉरेन इक्विटी होल्डर। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा? तो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड ऐसी सिचुएशन में 5 साल होता है जब आप अपने किसी भी जो यहाँ पर मिस्टर एक्स है, अगर मिस्टर एक्स से इस कंपनी को लोन लेना है तो 5 साल अलाउड है, नॉर्मल केस में 3 साल होता है, ठीक है। तो ईसीबी अगर रेस कर रहे हैं फॉरेन इक्विटी होल्डर से और वर्किंग कैपिटल में यूज कर रहे हैं या रीपेमेंट करना चाहते हैं रुपी लोन्स का तो मिनिमम मैच्योरिटी 5 साल होती है, ठीक है। अगर जनरल वर्किंग कैपिटल यूज के लिए ले रहे हो लेकिन फॉरेन इक्विटी होल्डर्स नहीं है तो ये आपका 10 साल से भी ज्यादा का जा सकता है, 10 साल तक जा सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट सीलिंग? जैसे आपकी डॉक्यूमेंटेशन लगती है, इंटरेस्ट तो पेमेंट आपको करनी ही करनी है, अदर सर्विस चार्जेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर यहाँ पर कोई भी रुपी डिनोमिनेटेड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आप कर रहे हो तो मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट सीलिंग आपकी कितनी हो सकती है ये पूछा जा रहा है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड्स जो आपकी आ रही है प्लस 450 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। तो बेंचमार्क रेट जो है वो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं और यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, प्रीवेलिंग यील्ड आपकी कितनी रहेगी ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज ऑफ करस्पॉन्डिंग मैच्योरिटी। ऑल इन कॉस्ट इंक्लूड में हमारे पास इंटरेस्ट आ जाता है, फीस आ जाती है, चार्जेस आ जाती है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटर्नल कमर्शियल लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर फॉर अ स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ऑटोमेटिक रूट? तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिक रूट हम फॉलो कर रहे होते हैं उसके अंडर आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम ईसीबी लिमिट आपको कितनी अलाउड है, तो ये आपको 3 मिलियन तक ही अलाउड है। जनरल ईसीबी अगर आपको लेनी है वो एलिजिबल बोरोवर्स ये आपकी 750 मिलियन तक रहती है, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए आपको 3 मिलियन या फिर इक्विवेलेंट तक ही रहती है। ये नंबर याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन इसमें केस स्टडी में बनकर ही आते हैं। फिर एक ईसीबी ड्रॉडाउन जो है वो आप यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कैन बी मेड बाय द बोरोअर ओनली आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से यहाँ पर अगर आपको ईसीबी ड्रॉडाउन करना है तो वो कब कर सकते हो आप? सबसे पहले तो आपके पास एक लोन रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको फॉर्म ईसीबी भरना पड़ता है और जब आपको ये पैसे निकालने हैं तो रेगुलरली आपको ईसीबी 2 भी फाइल करना होता है रेगुलरली कि भाई यहाँ पर क्या स्टेटस चल रहा है इन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का, ठीक है। चलो ईसीबी प्रोसीड्स मेंट फॉर ईसीबी मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी फॉर्म जो होता है लोन रजिस्ट्रेशन नंबर एलआरएन होता है आपका। ईसीबी प्रोसीड्स मेंट फॉर रुपी एक्सपेंडिचर इन इंडिया मस्ट बी कन्वर्टेड एंड रिपार्टिएटेड टू इंडिया इमीडिएटली। तो ईसीबी प्रोसीड जो है आपके रुपी एक्सपेंडिचर के लिए अगर आपने ली है यहाँ पर तो वो आप इंडिया में तुरंत के तुरंत लोगे सारा पैसा और उसे कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। ईसीबी फंड जो है वो अब्रॉड आप नहीं रख सकते हो,
अगर आप रुपी में इनको यूज करना चाहते हो। XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक अनलिस्टेड इंडियन कंपनी है जो कि एंगेज्ड है इन अ सेक्टर अंडर द ऑटोमेटिक रूट ऑफ FDI। इन्होंने यहाँ पर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ली है किसी ओवरसीज इन्वेस्टर से। अब ये इसको इक्विटीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी कंडीशन इन्हें पहले मीट करनी पड़ेगी? तो कन्वर्जन आपका तभी तभी हो सकता है जब यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो ऑटोमेटिक रूट के अंडर आती हो। तो यहाँ पर सेक्टोरल कैप को फॉलो करना होना चाहिए आपको। जैसे FDI के अंडर होते हैं ना 74% का सेक्टोरल कैप, 26% का, 100% भी होता है किसी किसी में अलाउड, तो वही। लेंडर का कंसेंट मैंडेटरी है। कन्वर्जन जो है वो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इन्वॉल्व नहीं करेगा कॉस्ट को, और प्राइसिंग RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट न्यूट्रल होना चाहिए, लेंडर का कंसेंट होना चाहिए, सेक्टोरल कैप आपको फॉलो करना है, और प्राइसिंग गाइडलाइंस FEMA या FDI पॉलिसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अबाउट FDI और FPI। याद रखो दो रूल्स, वंस FDI ऑलवेज FDI। मतलब एक बार आप FDI की फॉर्म उसमें आ गए हो, फिर आपकी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कम भी हो गई तो आप FDI रहोगे। दूसरा, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पर आपने इसके अंदर 10% या उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की है तो वो FDI होती है, उससे कम की है FPI होती है। तो FPI एक इन्वेस्टमेंट है बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया in unlisted Indian companies on a 10% or more in listed companies। 10% या उससे ज्यादा आपने या तो किसी भी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट किया है या आपने अनलिस्टेड कंपनी में करा है। करेक्ट। Once an investment is classified as FDI, it cannot be reclassified as FPI even though holding जो है वो आपकी 10% से कम हो गई। FPI में आपकी इन्वेस्टमेंट 10% या ज्यादा जो है पेड अप कैपिटल में होनी चाहिए ऑफ लिस्टेड इंडियन कंपनीज। यहाँ पर ये बोल रहे हैं FPI में, FDI में ऐसा होता है। FPI इन्वेस्टर्स जो है वो SEBI FPI रेगुलेशन के अंडर रजिस्टर्ड होने चाहिए, ये बात करेक्ट है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC LLP के पास 60% फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और ये प्रपोज कर रहे हैं ताकि इन्वेस्ट करें इक्विटी ऑफ DEF प्राइवेट लिमिटेड में। कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? पहला बोल रहे हैं इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डाउनस्ट्रीम और इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दूसरा बोल रहे हैं सच इन्वेस्टमेंट मस्ट कंप्लाई विद सेक्टोरल कैप्स एप्लीकेबल टू FDI। तीसरा बोल रहे हैं सिंस FDI मतलब यहाँ पर ये पहला बोल रहे हैं कि जो डाउनस्ट्रीम होनी चाहिए इनडायरेक्ट FDI मानी जाएगी अगर यहाँ पर 60% फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इनकी और ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं DEF प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, दूसरी उसमें कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ये आपकी सेक्टोरल कैप्स को फॉलो करना चाहिए और ABC जो है वो ओन या कंट्रोल्ड नहीं है किसी भी इंडियन सिटीजन से, तो DEF जो है वो भी यहाँ पर एक इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। यहाँ पर कोई नीड नहीं है टू रिपोर्ट दिस टू RBI, ऐसा नहीं है, आपको RBI को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर D जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बोल रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है रिगार्डिंग ECB कन्वर्जन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग। तो ECB जो है वो आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर RBI से अप्रूवल चाहिए। कन्वर्जन में आपको प्राइसिंग गाइडलाइंस फॉलो करनी है। ECB कन्वर्जन जो होगा इक्विटी में वो आपको रिवाइज फॉर्म ECB में इन्फॉर्म करना रहेगा। ECB कन्वर्जन जो है वो आपका सेक्टर्स में परमिटेड है अंडर बोथ ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट्स। देखो RBI अप्रूवल हमें नहीं चाहिए होता है अगर ऑटोमेटिक सेक्टर है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इसके अलावा आपको कन्वर्जन अप्रूवल रूट्स जो है उसमें अगर करवाना है तो कुछ चीजें आपको कंडीशंस जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड ही आपका करेक्ट रहेगा। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद